हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज की सेक्शन में हम लोग बात करेंगे देसी रियासतों के एकीकरण, देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में। एकीकरण वन बाय वन हम लोग देखते चले जाएंगे। देसी रियासतों का एकीकरण, क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी कि हमें रियासतों को एकीकरण की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए देसी रियासत मंत्रालय का गठन करना पड़ा। इस तरह के तथ्यों को वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हुए चले जाएंगे। तो हम इस परिस्थितियों को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं वर्ष 1945 को। पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1945 जहां ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हुआ। और चुनाव से पहले जहां चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वहीं चुनाव के बाद लॉर्ड एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव के ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ। याद रखिएगा, वर्ष 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ और जहां चुनाव से पहले विंस्टन चर्चिल यहाँ के प्रधानमंत्री थे, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री हुए एटली। और एटली अपने चुनाव प्रचार के दौरान उपनिवेशवाद को समाप्त करने की बात कहा करते थे। उपनिवेशवाद को समाप्त करने की बात कहा करते थे। और इसी संदर्भ में चूंकि एटली ने अपने चुनावी प्रचार के अंतर्गत कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे भारत को आज़ाद कर देंगे। और इस तरह से भारत के संदर्भ में उन्होंने जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देने की बात कही। भारत को आज़ादी देने की बात कही कि जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आज़ादी दे दी जाएगी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो चूंकि भारत की राजनीतिक अस्थिरता थी, तो उस राजनीतिक अस्थिरता को समझने के लिए लॉर्ड एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा ताकि यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को समझी जा सके और भारत को आज़ादी दी जा सके। और इसी क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिससे भारत को आज़ादी दी जा सके। 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की, जिसे हम जून प्लान के नाम से भी याद रखिएगा, जिसे हम जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसी कड़ी में इस योजना को लॉर्ड माउंट एटली के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। इटली के द्वारा जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को, और यह बिल पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को यह बिल पारित हुआ। इस तरह से यह अधिनियम 18 जुलाई 1947, जिसे हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। और चूंकि इसमें कुछ प्रावधान थे, उन प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखें स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कौन कौन सी बातें थीं। इस प्रावधान की बात करेंगे 18 जुलाई 1947, जिसे स्वतंत्रता अधिनियम 1947
1947 के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे, प्रमुख रूप से देखें तो इस प्रावधान में कही गई थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, उसी तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होंगे, मीन्स एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होंगी। इसी क्रम में यह कहा गया था कि जितने भी देसी रियासतें हैं जो किसके अधीन थी, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी, वे क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। याद रखिएगा, स्वतंत्र हो जाएंगी। यह बात कही गई थी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि जो देसी रियासतें हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हैं वे स्वतंत्र हो जाएंगी। और साथ ही साथ कहा गया था कि ये देसी रियासत या तो स्वेच्छा से या तो भारत में स्वेच्छा से चाहें तो अपना विलय भारत में कर सकते हैं या पाकिस्तान में अपना विलय कर सकते हैं, स्वेच्छा से। याद रखिएगा, यह बात कही गई थी कि देसी रियासतें स्वतंत्र होंगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। साथ ही साथ कहा गया था कि देसी रियासतें स्वेच्छा से या तो चाहें तो भारत संघ में अपना विलय कर सकती हैं या फिर चाहें तो पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती हैं। और इसी क्रम में अगर देखें तो यह कहा गया था कि यह देसी रियासतें एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगी, आक्रमण नहीं करेंगी। याद रखिएगा, यह कहा गया था कि देसी रियासतें एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगी। चूँकि इन देसी रियासतों के संदर्भ में कहा गया था कि ये स्वेच्छा से या चाहें तो भारत में अपना विलय कर सकती हैं या फिर पाकिस्तान में, या दोनों में ना करना चाहें तो ये देसी रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। यह बात स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कही गई थी और इन्हीं कारणों के कारण ये देसी रियासतें अपना विलय या स्वतंत्र रहना चाहती थीं और भारत संघ में विलय के लिए देसी रियासत मंत्रालय की गठन की गई थी। तो आइए इसी क्रम में अगर आगे देखें तो चूंकि इन्हें कहा गया था कि स्वतंत्र रह सकती हैं और इन देसी रियासतों का एकीकरण, एक अखंड भारत के निर्माण करना आवश्यक था, तो इन्हीं देसी रियासतों के एकीकरण के लिए देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख के अध्यक्ष के रूप में देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और सहयोगी के रूप में वीपी कृष्ण मेनन थे। देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी थे वीपी कृष्ण मेनन, और इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इन देसी रियासतों का एकीकरण भारत संघ के विलय पत्र में हस्ताक्षर लिए जाएं। इसी क्रम में अगर आज़ादी के समय देखें तो कुल एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो 552 देसी रियासतें, यहीं कहीं अलग अलग आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, 500 कहीं 62 भी देखने को मिलता है। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो आज़ादी के समय 552 देसी रियासतें थीं। चूँकि इन देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण करना था ताकि केंद्र शक्ति मजबूत हो और भविष्य में अंग्रेजों की तरह कोई अन्य शक्ति हम पे आक्रमण कर हमारे ऊपर शासन न कर सके, इसलिए इन देसी रियासतों का एकीकरण करना बहुत ही जरूरी था। इस तरह इसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देसी रियासतों के प्रमुखों से बात करने के लिए इन देसी रियासतों को उन्होंने आमंत्रित किया दिल्ली।
इन्होंने दिल्ली इन्हें आमंत्रित किया ताकि इनसे वार्तालाप हो सके और विलय पत्र में हस्ताक्षर लिए जा सकें। तो इसी क्रम में अगर आगे देखें तो ये देसी रियासतें अपना विलय नहीं करना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर विलय कर दिया जाए तो इन्हें संपत्ति जो भारत संघ के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी तरह चाहते थे कि इनका देसी रियासतों का एकीकरण कर लिया जाए ताकि अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो इसी क्रम में उन्होंने इन्हें कुछ लालच दी ताकि इनका विलय किया जा सके, और इसी क्रम में कुछ प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देसी रियासतों के प्रमुख के सामने में रखी और कहा गया कि आपको संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, संपत्ति का अधिकार होगा, मीन्स आपके संपत्ति का भारत सरकार के द्वारा छीना नहीं जाएगा, यह एक मौलिक अधिकार होगा। याद रखिएगा, यह बात कही गई कि यह मौलिक अधिकार होगा। साथ ही साथ कहा गया कि आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा, प्रीवी पर्स दिया जाएगा मीन्स पैसा दिया जाएगा। भारत संघ के बजट प्रस्तुत के दौरान एक मुफ्त राशि देसी रियासतों के प्रमुखों को दी जाएगी। साथ ही साथ यह कहा गया कि आप अपने राजपद भी बनाए रखिए, अपने आप को राजा कहलाइए। इस तरह से इन्हें प्रस्ताव रखा गया कि संपत्ति का अधिकार, प्रीवी पर्स, राजपद दिया जाएगा। अपितु बाद में याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार ना हो के अब विधिक अधिकार है। वहीं प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। उस समय यह बात कही गई थी जिसे बाद में संपत्ति के अधिकार, जो कि उस समय मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार कर दिया गया है, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से प्रस्ताव देने के बाद कई रियासतें भारत संघ में विलय को मान गईं और सर्वप्रथम बड़ौदा देसी रियासत के राजा ने अपना विलय भारत संघ में किया। याद रखिएगा, सबसे पहले बड़ौदा देसी रियासत के राजा ने भारत संघ के विलय पत्र में अपना हस्ताक्षर किया। इस तरह से उस समय इस आंकड़ा को अगर लें तो 552 में से 549 देसी रियासतों ने अपना विलय भारत संघ में कर लिया। वहीं प्रमुख रूप से देखें तो 3 देसी रियासतों ने अपना विलय करने से मना कर दिया। आइए जानें वे कौन कौन सी देसी रियासतें थीं। प्रमुख रूप से अगर देखें तो 3 देसी रियासतों ने अपना विलयकरण नहीं करना चाहते थे, जिसमें प्रमुख रूप से देखें तो जूनागढ़ देसी रियासत, वहीं हैदराबाद देसी रियासत, जूनागढ़ हैदराबाद देसी रियासत और जम्मू कश्मीर देसी रियासत के राजा अपना विलय भारत संघ में नहीं करना चाहते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे जूनागढ़ देसी रियासत की। याद रखिएगा, जूनागढ़ देसी रियासत की। जूनागढ़ देसी रियासत की अगर बात करें तो ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत जूनागढ़ गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और इनके प्रमुख राजा थे जूनागढ़ देसी रियासत के राजा थे महावत अली खान और यही इनके वजीर या मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते थे शहनवाज अली भुट्टो। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी कृष्ण मेनन ने जूनागढ़ देसी रियासत के प्रमुखों से बात की और यह प्रस्ताव रखा कि जूनागढ़ का विलयकरण आप भारत संघ के साथ कीजिए। पाकिस्तान के साथ करने में भौगोलिक परिस्थितियां भी सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में भारतीय क्षेत्र आता है। और महावत अली खान जूनागढ़ देसी रियासतों का एकीकरण वे पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे।
इसी तरह ये बात को मान ही नहीं रहते और महावत अली खान 15 सितंबर 1947 को इन्होंने अपना विलय करने पाकिस्तान के साथ विलय करने की घोषणा कर दिए। और इसी क्रम में चूंकि इनकी घोषणा के साथ ही यहाँ पे जूनागढ़ में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि जूनागढ़ देसी रियासत के राजा एक मुस्लिम थे, मगर यहाँ की जनता हिंदू बहुल जनता थी। इस तरह से यहाँ पे लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ और इस लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन महावत अली खान के द्वारा किया नहीं जा सका। इनका दमन महावत अली खान के द्वारा नहीं किया जा सका और परिणाम स्वरूप महावत अली खान पाकिस्तान चले गए, भाग गए। याद रखिएगा, जूनागढ़ से ये अपने धन संपत्ति जितना भी बटोर सके बटोर के महावत अली खान पाकिस्तान भाग गए और शाहनवाज अली भुट्टो जो उनके वजीर के रूप में थे, उन्होंने स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि स्थिति को देखते हुए आप यहाँ आइए और इसका विलय भारत संघ कर स्थिति को संभालिए। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते नहीं थे कि अगर इस तरह से विलय हो तो इतिहास में इसे गलत नज़रों से देखा जाएगा कि जोर ज़बरदस्ती। इस तरह से उन्होंने कहा कि हम जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय भारत संघ में करेंगे। इस तरह से 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें अगर देखें तो 99% जनता भारत संघ में विलय की बात कह रहे थे। इस तरह से 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ देसी रियासत का विलय भारत संघ में कर लिया गया। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम देखा कि कैसे जूनागढ़ देसी रियासतों का विलय भारत संघ में किया गया। इसी तरह हम लोग आगे भी देखते चले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल विक्ट्री विद पटेल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।